नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है पेपर 2 पार्ट बी या द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा के सिलेबस के बारे में, जो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित है। तो हम चर्चा कर लेंगे इन दो विषयों के अंतर्गत जो 5 यूनिट इस भाग में समाहित की गई हैं, उनमें किन किन टॉपिक्स की बात की गई है। हम चर्चा करेंगे इकाई 1 से यूनिट 1 से। तो दोस्तों, यूनिट 1 के अंतर्गत हमें सिलेबस में कवर करना होगा भारत में कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में एवं सेवा क्षेत्र के बारे में। इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, हम सभी जानते हैं, जो 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। हमारे भारत में क्या सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमी है प्राथमिक क्षेत्र से सीधे तृतीय क्षेत्र पर जंप कर गई, और द्वितीय क्षेत्र जिसे विकास का इंजन बनना चाहिए था, किसका इंजन, विकास का इंजन बनना चाहिए था, उसका विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाया। हम सभी जानते हैं जो हमारा तृतीय क्षेत्र है वह हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र है। अब द्वितीय क्षेत्र का या औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिस कारण से रोजगार जनरेट नहीं हो पाए। तो इन सभी बिंदुओं पर क्या मुद्दे हैं, इनके विकास के लिए क्या पहलें की गई हैं, क्या पहल की जा सकती हैं, क्या सुझाव, क्या समाधान, क्या समस्या, इन सभी पहलुओं पर हम इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। फिर बारी आती है दूसरा बिंदु, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय के लेखांकन की 3 विधियां हैं दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वे कौन कौन सी विधि हैं। राष्ट्रीय आय निकालने का जो फॉर्मूला लागू होता है, उसकी चर्चा भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन एवं मौद्रिक नीति। दोस्तों, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, उस कमेटी को क्या कहते हैं, उसमें कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, इस बात की चर्चा भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अगला बिंदु क्या है, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, सब्सिडी क्या होती है, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति जिसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो ये बिंदु हैं, ये अंडरस्टैंडिंग वाले बिंदु हैं। पढ़ने में आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होगी, पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा आभास होगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, और पूरे इंटरेस्ट के साथ आप इन विषयों को जरूर पढ़ेंगे। आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ यार, बेरोजगारी क्यों है, क्या कारण है, कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं। ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमेंगी जब आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों, लोक वितरण प्रणाली जिसे हम कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां। दोस्तों, प्रवृत्तियों को इंग्लिश में हम ट्रेंड्स कह देते हैं, करंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसकी चुनौतियां, क्या चैलेंजेस हैं, देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन। दोस्तों, क्षेत्रीय असंतुलन, डिस्पैरिटी क्या होती है, इसकी बात आप कमेंट सेक्शन में कर दे तो बढ़िया होगा। अब गरीबी के संबंध में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट है। इन सभी बिंदुओं की हमें चर्चा करनी है, और जो इनसे संबंधित आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों का उपयोग जब आप अपने उत्तरों में करेंगे तो आपके उत्तर में चमत्कार उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, इससे क्या होगा, एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको हाथ खोल के नंबर देगा। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और जब आप तैयारी करेंगे तब भी आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना है, ताकि आप मेंस में बेहतर परफॉर्म कर पाए। ठीक। फिर अगली बारी आती है अगले बिंदु की, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं दोस्तों भुगतान संतुलन को। होता क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,
आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताएं, क्योंकि 3 मार्कर में पूछा जा सकता है IMF के बारे में, तो 1 पॉइंट उसका हेडक्वार्टर भी बन जाता है। फिर वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक, इन सभी संगठनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। 5 मार्कर में भी आ सकता है, 11 मार्कर में भी भूमिका के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 3 मार्कर में भी आ सकता है। तो आपको इस प्रकार से फ्रेम या आंसर्स की फ्रेमिंग करते हुए तैयारी को करना होगा। जब आप तैयारी करेंगे तो आप जब किसी टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो आप सोचेंगे 3 मार्कर में यदि इससे प्रश्न आता है तो इन बिंदुओं को समाहित किया जा सकता है। 5 मार्कर में जो मोस्ट प्रेफरेबल पॉइंट्स होंगे वे ये होंगे, इनको हम लिखेंगे। इसी प्रकार से 11 मार्कर में किस कंटेक्स्ट में संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रकार के थॉट प्रोसेस के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी ज्यादा सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के संबंध में है। इकाई 2, इसमें प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां। दोस्तों, जितनी भी बातें इस बिंदु में लिखी हैं वे सभी व्यवहारिक नॉलेज की चीजें हैं जो आप अपने आसपास देखते रहते हैं। वेयर हाउस देखते हैं, मुर्गी पालन, डेयरी, पशुपालन भी आप देखते हैं, वेयर हाउस आपने भंडारण के रूप में, मार्केटिंग भी आप देखते होंगे, विपणन जिसे हम कहते हैं। तो व्यवहारिक नॉलेज से संबंधित चीजें यहाँ पर हैं और आपको फैक्ट्स के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से अपने आंसर को मजबूत बनाना है और बाकी जो आपका व्यवहारिक नॉलेज है, चीजों के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वहां से आप इन्हें बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। हालांकि एक फॉर्मेट में आपके पास नोट्स जरूर होने चाहिए जिससे आप एग्जाम के समय में उनको रिवाइज कर पाए और एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतने जल्दी आप पढ़ी हुई बातों को अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यदि आप चीजों को आसपास देखेंगे तो डायनेमिक क्वेश्चन को भी आप डील कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है। ठीक, फिर अगला बिंदु है कृषि की कल्याणकारी योजनाएं। तो यहां पर दोस्तों एमपी गवर्नमेंट की स्कीम्स तो आप पढ़े हैं, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और कई बार वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं संबंधित चीजों के लिए, उसको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि आपकी कॉपी अलग दिखनी चाहिए। ठीक, फिर सेवा क्षेत्र का योगदान, इसकी चर्चा हमने शुरुआत में करी थी कि जीडीपी में, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में लगभग कितना प्रतिशत जीडीपी का हिस्सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन की चर्चा हम करेंगे। मध्य प्रदेश का जनांकीय परिदृश्य एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। फिर औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स। दोस्तों रोजगार के चलन या ट्रेंड जैसे कि गिग इकोनॉमी के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर ये गिग इकोनॉमी क्या है, तो इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार में हमें एक एक पहलू को लेकर चलना है। ठीक, इकोनॉमिक्स जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तब आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत गहराई के साथ, और एग्जाम ओरिएंटेड हम तैयारी करेंगे। यदि आप कहेंगे सर अलग से भी आप चीजें बताएं, तो आपको अलग से भी अलग अलग चीजें बताई जाएंगी, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो इकोनॉमिक्स के प्रति या इकोनॉमी के प्रति। ठीक,
अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आपने दो अलग अलग टर्म यूज क्यों किए? यदि आपके पास इसका आंसर है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। फिर बारी आती है इकाई 3 की, जिसका संबंध है मानव संसाधन विकास से, जिसमें जो पहला टॉपिक है वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा। बालिकाओं की शिक्षा में दोस्तों चुनौतियां, समाधान, सरकारी पहल, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है, चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होगी। इसके बाद विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम की बात हम करेंगे, जिसमें निशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। दोस्तों ऐसे वर्ग भी होते हैं जो विकास परियोजना, जैसे डैम बनना है या फिर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर बृहद पैमाने पर लोगों को विस्थापित किया जाता है, तो उन परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग को भी दोस्तों इस सेक्शन में शामिल किया गया है। आपको इस बात को समझना है और इन सारे बिंदुओं पर आपको या इन सारे टॉपिक्स को आपको तैयार करना है आपके एग्जाम के हिसाब से 3, 5 और 11 मार्कर के कंटेक्स्ट में। ठीक, फिर बात आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 में सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आपको कवर करनी होगी, संस्कार विविध संदर्भ में आपको कवर करने होंगे, वर्ण व्यवस्था जिसमें आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, इन सबको आप कवर करेंगे, धर्म एवं मत पंथों का समाज पर प्रवाह दोस्तों, फिर विवाह की पद्धतियों की चर्चा आप करेंगे। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां, कुटुंब न्यायालय, इन सभी बिंदुओं को आप इकाई 4 या यूनिट 4 के अंतर्गत कवर करेंगे। हालांकि मैं इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर कराऊंगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। समय के साथ धीरे धीरे हम अपनी इस जर्नी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। फिर बारी आती है यूनिट 5 की। इसमें जनसंख्या एवं स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, इन सभी बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी होगी। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व एवं उत्सव। अच्छा बताएं, मड़ई पर्व किस जनजाति का है? कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा एग्जाम के लिहाज से। फिर दोस्तों महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण एवं प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, फिर प्रतिरक्षण, संक्रामक एवं गैर संक्रामक बीमारियों के उपचार, इन बिंदुओं को आप कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम बिंदु है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम। दोस्तों जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आपको ध्यान से कवर करना होगा। अलग से एक स्पेसिफिक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इससे प्रश्न बनना तो दोस्तों तय ही रहेगा। फिर कंटेक्स्ट या पूछने का तरीका भले ही अलग क्यों ना हो, तो आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से हर एक डायमेंशन के आधार पर कवर करें। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।